और दिल्ली में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात देकर सीरीज पर 4-0 से किया कब्जा। रविंद्र जडेजा बने मैन ऑफ द मैच और अश्विन मैन ऑफ द सीरीज। बुंदेलखंड के बांदा में स्थित मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया है एक बहुत बड़ा अपराध। देश की इज्जत कर डाली है तार तार। हर हिंदुस्तानी की आन बान और शान को अपने जूतों तले रौंद डाला है और पूरी बेशर्मी से काशीराम विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए हैं। तारीख 26 जनवरी 2012, जिस दिन पूरा देश मनाता है गणतंत्र दिवस, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में जो कुछ हुआ वो वाकई शर्म से सिर नीचा कर देने वाला है। बांदा स्थित मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति मिल्खा सिंह औलख कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दरअसल इसी गणतंत्र दिवस के दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने औलख साहब ने किया एक बड़ा अपराध। मिल्खा सिंह ने हमारी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे का अपमान कर डाला। कार्यक्रम में जब वक्त आया ध्वजारोहण का तो औलख साहब रौदीले अंदाज में मंच की तरफ बढ़ चले। उनके साथ उनके सहयोगी भी थे, मगर औलख साहब अपनी मदमस्त चाल में इस कदर डूबे थे कि उन्हें भारत माता की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा नजर नहीं आया और औलख साहब तिरंगे को रौंदते हुए आराम से आगे निकल गए। सवाल ये है कि करीब 14 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी कुलपति मिल्खा सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम समाचार प्लस पर ये खबर दिखा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ दिल्ली प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जमकर बरसे। उन्होंने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और कहा कि बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी और अगले 15 वर्षों तक दिल्ली में राज करेगी। उन्होंने केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मनमोहन सोनिया की सरकार देश की जनता के मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में आयोजित इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी और दिल्ली में 15 साल तक राज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर 2020 में भारत दुनिया का सबसे धनवान देश होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की जंग का आगाज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली की शीला सरकार को ही कटघरे में नहीं खड़ा किया, बल्कि केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। राजनाथ ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पहले से ही हर मोर्चे पर फेल थी और अब तो ये देश के नागरिकों के मान और सम्मान से भी समझौता कर रही है। जाहिर है कि आज की बीजेपी की रैली दिल्ली के विधानसभा चुनावों को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नजर तो आगामी लोकसभा चुनावों पर भी है। यही वजह है कि राजनाथ ने आज की रैली में दिल्ली की शीला सरकार से अधिक केंद्र की यूपीए सरकार को अपने निशाने पर रखा। हालांकि देश के सामने तमाम अहम और बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बहरहाल अब सियासत के गलियारों में लगता है कि संजय दत्त की सजा माफ हो या ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी कड़ी में दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह का आज एक बयान आया और उन्होंने संजय दत्त की सजा माफी का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बयान संजय दत्त के समर्थन में ऐसे वक्त पर आया है जब उनके पुराने दुश्मन अन्ना हजारे और बीजेपी ने सजा का समर्थन किया। दिग्गी राजा तुरंत मैदान में आए और राजा को माफ कर देने की वकालत कर डाली। कह दिया कि संजय तो मासूम हैं, उनकी सजा माफ होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त क्योंकि मुस्लिमों की मदद करते थे, इसलिए संजय को फंसाया गया है। वहीं आजम खान ने आज संजय दत्त की सजा माफी पर हो रही सियासत पर रोष जताते हुए ये कहा कि ऐसा करने वाले लोग देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। दिग्गी राजा के बयान पर तमाम प्रतिक्रिया आई और आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है, लेकिन दिग्गी राजा ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कब, क्या और कहां क्यों बोल रहे हैं। अपने उपवास के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल शीला सरकार का सरदर्द तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके असहयोग आंदोलन में साथ देने वालों की कतार जरूर लगने लगी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने उपवास की शुरुआत 23 मार्च को की थी। 23 मार्च की शाम तक ही केजरीवाल ने अपनी रणनीति
बदल ली। अब तक जगह बदल बदल के अपने उपवास को आगे बढ़ाने वाली रणनीति को छोड़कर अब केजरीवाल नन नगरी के सामने ही टिक गए हैं और उनका कहना है कि जब तक शरीर उनका साथ देगा और जब तक समाज उनके साथ आएगा तब तक वो अपना उपवास जारी रखेंगे। अब केजरीवाल का साथ देने के लिए ऐसे लोगों की भी कतार लगने लगी है जिनके बिजली के बिल हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आए हैं। अरविंद केजरीवाल के असहयोग आंदोलन का भविष्य अब दो बातों पर निर्भर करता है। अव्वल तो ये अगस्त क्रांति में उनके साथ आए चेहरे बाबा, अन्ना और वीके सिंह क्या अब उनके साथ मंच शेयर करेंगे, और दूसरा ये कि सोमवार को दफ्तर खुलने के बाद क्या उन्हें मिलेगा दिल्ली की जनता का साथ। अखिलेश यादव ने पूरा किया अपना एक और वादा राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना का। इस योजना के तहत उन गरीबों को लाभ मिलेगा जिनके नाम बीपीएल सूची में नहीं है। इस मौके पर अखिलेश यादव अपने विपक्षियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश में सपा ने एक और चुनावी वादे को पूरा करने की शुरुआत की। लखनऊ से सुदूर उन्नाव के गांव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना में उत्तर प्रदेश के बीपीएल सूची में न आने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 36,000 से कम है। इन लोगों को घर के लिए 1 लाख, सोलर लाइट के लिए 15,000 और शौचालय के लिए 10,000 रूपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को किसानों का सच्चा हिमायती बताया। इस दौरान अखिलेश विपक्षी दलों पर हमलावर भी हुए। कहा किसानों की गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था को बसपा ने चौपट कर दिया था। इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों से नरमी बरतना उनकी गलती थी। अब किसानों का अहित हुआ और उन्हें खरीद का पूरा मूल्य न मिला तो अधिकारी जेल भी जा सकते हैं। कहा विपक्षियों को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। अब कानून व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हुई तो छोटे स्तर से पहले आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारियों पर गाज गिरेगी। औरैया में पुलिस पार्टी पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री सख्त दिखे। कहा उत्तर प्रदेश में पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। कहा उन्होंने गलती की जो अधिकारियों को माफ किया, अब जरूरत पड़ी तो अधिकारियों को जेल भेजेंगे। अब ये मुलायम की नसीहत है या राजनीति का तकाजा, ये तो अखिलेश ही जाने। औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के मुरादगंज चौकी पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत 2 सिपाही घायल हो गए। आपको बता दें कि दरोगा ने कुछ दिन पूर्व पशु तस्करी पर रोक लगाते हुए गांव के ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इस बात पर गांव के बाकी लोगों ने नाराज होकर थाने पर हमला कर दिया। ग्रामीणों की मंशा थी कि गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन दरोगा के मना करने पर लोगों ने दरोगा का सर फोड़ दिया। यह प्रदेश का कैसा पुलिस प्रशासन है जो या तो कार्रवाई नहीं करता है और अगर कार्रवाई करता है तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी प्रेम पर कांग्रेस ने सख्त तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि मुलायम सिंह यादव की बीजेपी नेतृत्व से बढ़ती नजदीकियां एक नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दे रही है। समाजवादी मंच से बीजेपी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी के कसीदे पढ़े जाएं तो हैरत तो होती है, वो भी मुलायम सिंह यादव ऐसा करें तो और भी हैरत होती। लेकिन ऐसा हुआ है। लखनऊ में लोहिया जयंती के मौके पर अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए मुलायम आडवाणी के गुणगान करने लगे थे। वजह क्या रही किसी को नहीं पता। आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव अचानक भाजपा और उनके नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। मुलायम ने कहा कि आडवाणी ने उनसे कहा है कि यूपी का हाल बहुत बुरा है और अखिलेश राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मुलायम ने ये भी कहा कि आडवाणी जी चाहते हैं कि अखिलेश अच्छा काम करे और यूपी में यानी उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी रहे। हालांकि मुलायम सिंह यादव के आडवाणी प्रेम के बयान पर कांग्रेस जरूर हैरान है। कांग्रेस का साफ कहना है कि वो भी महसूस कर रही है कि मुलायम की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा नेतृत्व से मुलायम की नजदीकियां और लगातार भाजपा नेताओं को बेहतर बताना ये संकेत दे रहा है कि अब समाजवादी पार्टी सेक्युलर चरित्र छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने की तैयारी में है और ये मेल मिलाप नया राजनीतिक समीकरण बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। सार्वजनिक मंच से मुलायम आडवाणी की तारीफ कर क्या संकेत देना चाह रहे हैं ये तो सिर्फ मुलायम ही बता सकते हैं। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत हैं या फिर यूपीए सरकार पर दबाव डालने की रणनीति का एक हिस्सा? बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज पार्टी दफ्तर में जोधपुर कोऑर्डिनेटरों की और बीजेपी के बड़े नेताओं की गोपनीय बैठक हुई। बहुजन समाज पार्टी ने बदलते हुए राजनीतिक माहौल को देखते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में आज बीएसपी के प्रदेश भर के जोनल कोऑर्डिनेटर और बड़े नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के अलावा समाजवादी पार्टी को घेरने की रणनीति भी बनाई गई। बैठक को बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव शमी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने संबोधित किया।
फिलहाल जो राजनीतिक माहौल बन रहा है उसके हिसाब से बसपा ने अपनी तैयारियां शुरू करके साफ कर दिया है कि चुनाव कभी भी किसी वक्त हो पार्टी तैयार है और कुछ ऐसा ही संदेश पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भी दी जाती है कि मिशन दिल्ली पूरा करना है और बसपा सुप्रीमो मायावती को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो फिर तैयारियां पहले से पूरी करनी होंगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां चर्चा हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को हर मुद्दे पर घेरने की रणनीति भी बनाई गई। उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां सभी सियासी दल अपना तैयारी का बिगुल फूंक चुके हैं, वहीं अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी अपना दांव आजमाने की ठानी है। मां माटी मानुष का नारा अब लोकसभा चुनाव में भी सुनाई देगा। जी हां, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा चुकी है, अब लोकसभा चुनाव में भी दांव खेलने जा रही है। आज लखनऊ में पार्टी के उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ममता दीदी का पैगाम सीधे कलकत्ता से लखनऊ में सुना दिया। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सभी सीटों पर टीएमसी अपने प्रत्याशी उतारेगी और साथ ही उत्तर प्रदेश में अब पार्टी की कमान भी बदल दी गई है। अब वाहिद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभालेंगे और साथ ही पार्टी का एजेंडा गुड गवर्नेंस होगा। फिलहाल पार्टी ने किसी भी तरह के सियासी गठबंधन की तैयारी के बारे में अभी नहीं सोचा है। विधानसभा चुनावों में जहां मां माटी मानुष के नारे खासा असर नहीं दिखा सके थे, वहीं देखना दिलचस्प होगा कि ममता दीदी के सपने लोकसभा चुनाव में कितने साकार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुगुणा सरकार को विधानसभा के बाद अब सड़कों पर घेरने की रणनीति बनाई है। प्रांतीय परिषद की बैठक में पारित हुए राजनीतिक प्रस्ताव में सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय परिषद की बैठक देहरादून में आयोजित हुई। सबसे पहले तीरथ सिंह रावत को विधिवत प्रदेश अध्यक्ष बनाने की औपचारिक घोषणा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की मौजूदगी में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। बीजेपी ने राज्य की बहुगुणा सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान छेड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा पार्टी ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 मई को राजधानी में महारैली आयोजित करने का निर्णय लिया। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक एक साथ एक मंच पर नजर आए। राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। कुल मिलाकर आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रांतीय परिषद ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने का रास्ता दिखाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा पर भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। पर भ्रष्टाचार के आरोप ये लगने लाजिमी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जब एक गांव में मनरेगा की स्थिति की पड़ताल की तो मालूम चला कि आधे से ज्यादा काम तो केवल कागजों में हुआ है। मनरेगा में धांधली को लेकर अक्सर आरोप लगते रहे हैं। मनरेगा की सच्चाई जानने समाचार प्लस की टीम राजधानी लखनऊ से सटे एक गांव में पहुंची तो मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार की परत परत खुलने लगी और मामला जब राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ हो तो सहज ही समझा जा सकता है कि प्रदेश के अन्य जिलों में मनरेगा में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या होगी। मनरेगा के धन से बने इस सड़क से सहज अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये गांवों को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग है या कोई चारागाह। इन सड़कों और कागजों में दर्ज शिकायतों से साफ पता चलता है कि मनरेगा में अधिकारियों के साथ मिलकर किस तरह पैसों का बंटरधार किया जा रहा है। मनरेगा का ये मामला राजधानी लखनऊ के मस्ते मऊ गाँव का है। यह मनरेगा के लाखों रुपया कागजों पर बनी सड़क और नाले के नाम से हड़प लिया गया है, जबकि धरातल में कोई काम ही नहीं हुआ। आलम तो यह है कि जिस नाली को नाले में तब्दील करने के लिए लाखों रुपए का भुगतान हो गया है वह वास्तव में नाली से भी बदतर स्थिति में है। जिस नाली को 200 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा बनाना था वो मुश्किल से 50 मीटर आगे जाने के बाद ही अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। जब पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये कहकर अधिकारियों ने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की कि मामले की हम जांच करवाएंगे। किसान गरीब मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा की जमीनी सच्चाई यही है कि मनरेगा और भ्रष्टाचार का एक चोली दामन का साथ हो गया है। इलाहाबाद में बदमाशों का खौफनाक चेहरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ। ये बदमाश हथियारों से लैस होकर एक बिल्डर को धमकी देने आए थे।
इन अपराधियों का इरादा बिल्डर की हत्या करना था, लेकिन बिल्डर के दफ्तर में मौजूद न होने की वजह से ये अपराधी अपने इरादे में नाकाम रहे। बिल्डर के दफ्तर में दाखिल होने के बाद इन अपराधियों ने न सिर्फ दफ्तर के कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकी दी, बल्कि कर्मचारियों पर राइफल की बट से वार भी किया। जब ये बदमाश धमकी दे रहे थे, इसी दौरान इनकी बेखौफ करतूत दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, इन बदमाशों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं और पुलिस इन्हें तलाश रही है। दिल्ली